अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज की खुली संरचना या जो ओपन स्ट्रक्चर हमने लिए है। कौन सी ओपन स्ट्रक्चर ली है हमने? ये वाली, जिसमें हमने लिया CHO, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH और लास्ट आ गया CH2OH। तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर ली है, इसमें हम ये ओपन स्ट्रक्चर में डिफरेंट प्रकार की कमियां हैं, उसमें दोष है, वो किस प्रकार के हैं वो अभी हम बता रहे हैं। मैंने आपको कहा था ये जो है HCN के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि कार्बोनिल समूह है, NH2OH के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि कार्बोनिल समूह है, लेकिन ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यानी HCN और NH2OH के साथ ये स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्शन करती है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करती, जबकि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। क्लियर? सेकंड, ये जो है इसमें एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? टॉलेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट, लेकिन ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ टेस्ट नहीं देते, सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी अवक्षेप, गुलाबी रंग नहीं देते। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जबकि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो फिर यानी कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह होने के बावजूद भी ये इन दो के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, जब हम ग्लूकोज का पुनः क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन का पुनः, या ग्लूकोज का हम यूं कह सकते हैं कि उसका क्रिस्टलीकरण करवाते हैं जल और अल्कोहल से। जल अल्कोहल से जब उसका क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है तो वो उसका जो हमें क्रिस्टलाइजेशन पर प्राप्त होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्लूकोज का, वो होता है 146 डिग्री सेल्सियस, और उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 112 डिग्री। इसी प्रकार पिरिडीन की उपस्थिति में अगर उसका पुनः क्रिस्टलीकरण ग्लूकोज का करवाया जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 148, 148 डिग्री से 150 डिग्री, और उसका ऑप्टिकल रोटेशन यानी प्रकाशिक घूर्णन वो होता है +19 डिग्री। तो इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो दो समावयवी रूपों में पाया जाता है, और दोनों समावयवी रूप जो होते हैं उनके ऑप्टिकल रोटेशन यानी प्रकाशिक घूर्णन और साथ ही उनका मेल्टिंग पॉइंट भिन्न भिन्न होता है। अब जब हम इस दोनों समावयवी की, इन दोनों समावयवी का नाम भी हमने कह दिया, एक को हमने बोला अल्फा फॉर्म, एक को हमने बोला बीटा फॉर्म। आगे हम इसको बताएंगे भी, ये एनोमर कहलाते हैं एक दूसरे के। अल्फा D+ ग्लूकोज, ये रहा बीटा D+ ग्लूकोज, ये एक दूसरे के एनोमर है। ये आगे हम बताएंगे एनोमर और इपीमर क्या होते हैं। अब हम कहते हैं जब हम HCl मिथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी? इन दोनों समावयवी रूपों में, दोनों की ही करवाए, चाहे अल्फा की करवाए चाहे बीटा ग्लूकोज की करवाए। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की जब हम HCl और मिथेनॉल से रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें क्या प्राप्त होता है? मैथिल ग्लूकोसाइड। मैथिल, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ग्लूकोसाइड। और ये जो मैथिल ग्लूकोसाइड है, अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों ही, ये ना तो HCN के साथ रिएक्शन करता है, ना NH2OH के साथ रिएक्शन करता है, ना टॉलेन के साथ रिएक्शन करता है, ना फेलिंग के साथ रिएक्शन करता है, ना सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, ना शिफ के साथ रिएक्शन करता है, किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता। यानी ये अनअपचायक होते हैं। वो क्या चीज है, वो किस कारण से भी आपको बताते हैं। जब ताजा बना अल्फा, पांचवा पॉइंट, जब ताजा बना अल्फा D+ ग्लूकोज को अगर हम कुछ समय पड़ा रहने दें तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो हमने कहा था 112 डिग्री है, वो घटकर अपने आप कुछ समय में +52 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार ये भी जो ताजा बना इसका ऑप्टिकल, जो बीटा D+ ग्लूकोज देते हैं, उसका भी ऑप्टिकल रोटेशन घटकर +52 डिग्री तक आ बढ़कर, यहाँ पर क्योंकि +19 डिग्री है, ये +19 डिग्री, इसका भी बढ़कर +52 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन यानी म्यूटा रोटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन।
अब इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज दो समावयवी रूपों में पाया जाता है, और ये समावयवी रूप कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं वो अभी मैं यहाँ स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। इसका मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर केवल ओपन नहीं होती, बल्कि उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, वो होती है यहाँ पर जो हम बनाएंगे, पहली चक्रीय बनाएंगे, फिर इसी प्रकार से हम वलय संरचना बनाएंगे। तो कैसे होता है, ये CHO जो हमने लिया, ये HOH OH HOH HOH और CH2OH। हमें पता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप की हमने रिएक्शन करवा दी अल्कोहल से, तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल ग्रुप के अल्कोहल से रिएक्शन करवाने पर हमें मिलता है हेमी एसीटेल। और अगर हमने एक बार और करवा दी रिएक्शन तो हमें क्या मिलता है, एसीटेल। वो किस स्थिति में, यदि हमने लिया एल्डिहाइड की अगर हमने रिएक्शन करवाई एक अल्कोहल से अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, हेमी एसीटेल। और अगर हमने दूसरे अल्कोहल से भी करवा दी तो हमें मिल जाएगा एसीटेल। ये एसीटेल और ये हो गया हेमी एसीटेल। क्लियर हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर। अब हम ये कह रहे हैं, ये तो एल्डिहाइड की, अगर मान लो मैं कीटोन ले लेता तो हमें क्या मिल जाता, हेमी कीटेल, और यहां क्या मिल जाता, कीटेल, अगर हम कीटोन लेते तो। अब ये सेम इसी प्रकार से जो OH है, ये वाला जो फिफ्थ कार्बन पर है, फिफ्थ कार्बन पर कैसे है, ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं फिफ्थ कार्बन, वो आगे हम लेंगे। फिफ्थ कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये हेमी एसीटेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से। अब ये हेमी एसीटेल फॉर्म, यानी ग्लूकोज की हेमी एसीटेल संरचना, किसकी, ग्लूकोज की। कौन सा वाला ग्लूकोज लिया हमने, ये डी प्लस ग्लूकोज की ये हेमी एसीटेल संरचना हमने ली है। अब चूंकि यहाँ एक नया कायरल सेंटर उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब इसकी दो फॉर्म होंगे, एक इस तरह से हम बताएंगे HOH, और एक इसका इसी ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज बनाएंगे, बाकी तो वही पार्ट रहेगा वैसा कि वैसा। तो ये रहा H, ये HOH, और ये H, और ये CH2OH। तो ये दो अब इसके समावयी फॉर्म हो गए, एक हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज और दूसरा हो गया बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये जो दोनों होते हैं ये हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर होती है। ये हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे FCN-NH2OH के साथ कर लेते हैं, फेलिंग-टॉलिन के साथ कर लेते हैं, लेकिन ये वीक रिएजेंट के साथ जैसे सोडियम बाइसल्फाइड शिप अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उसके लिए इस रिंग को ओपन होना पड़ता है। अब अगर मान लो मैंने इसकी करवा दी मैथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था CH3OH और HCl मैथिल अल्कोहल से करवाई, तो ये जो फॉर्म आ जाएगी ये है OCH3, और ये HOH बिल्कुल सेम ऐसे कैसे, ये इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर भी OCH3, ये H और ये वैसे की वैसे ही HOH OH और ये इधर आगे, केवल ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो किस में बदल गया, वो बदल गया OCH3 में, OCH3 में। तो ये जो फॉर्म बनी ये आपकी अब की बार कौन सी बन गई, ये एसीटेल स्ट्रक्चर बन गई। और एसीटेल संरचना जो होती है वो अनअपचायक होती है, ना तो वो फेलिंग-टॉलिन बेनेडिक्ट या शिप से अभिक्रिया करती है, और ना ही वो HCN-NH2OH या हमने लिया कौन सा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती है। इस प्रकार ग्लूकोज की ये सक्रिय संरचना है जिसकी हमने आज व्याख्या करी है। अब हम इसकी लेंगे ग्लूकोज की वलय संरचना या रिंग स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वो तो क्या ना रे।